सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के साथ ही राहुल गांधी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने फुले के समाज सुधार, शिक्षा और सामाजिक समानता के योगदान को याद किया और उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। नेताओं ने कहा कि फुले ने वंचित वर्गों और महिलाओं की शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया वो समाज के लिए प्रेरणा है। उनकी विरासत सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में मार्गदर्शक बनी रहेगी। अब रुक लेते हैं अगली खबर की। महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि फुले समाज सुधार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। सुले ने कहा कि फुले ने वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, समानता की मजबूत नींव रखी। उन्होंने युवाओं से फुले के आदर्शों को अपनाने की अपील की है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में उनके योगदान को याद किया गया और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें, हमें अपेक्षा है जो समाज। आज मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें, हमें अपेक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन इस देश में हुआ, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे दिल से हम सबको मैं नतमस्तक होती हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले से विनम्र उनको अभिवादन करती हूँ और सावित्रीबाई फुले जी को विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें, हमें अब रुक लेते हैं अगली खबर की। महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल ने महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार, शिक्षा और समानता के किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि फुले के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में काम हमें करना चाहिए। अर्जुन मेघवाल ने ज्योतिराव फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थापना के जी की जयंती है 11 अप्रैल को और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है। 200वीं जयंती है और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फुले, और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने अपने जीवन में किया। सावित्रीबाई फुले को इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का भी गर्व पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है। वो काम भी महात्मा फुले जी ने किया कि शादी के बाद उनको पढ़ाना, उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति देना, महिला शिक्षा में इतना बड़ा काम करना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना, तो ये बड़ा व्यक्तित्व है महात्मा फुले जी का था। और आज देश 200वीं जयंती मना रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि मंत्री राम विचार नेताम के साथ रायपुर के एक मंदिर में आयोजित राम कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में प्रदेश की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और जन कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री राम मंदिर के परिसर में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और पूज्य संत हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी के श्रीमुख से ये कथा हो रहा है और भारी संख्या में लोग उसका रसपान कर रहे हैं। आज हमारा भी सौभाग्य, हम श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए और यहाँ मंदिर में प्रभु श्री राम का यहाँ व्यासपीठ पर वृंदावन बिहारी लाल जी का पूजा अर्चन किए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, एसआईआर पूरी तरह भ्रामक है और इसका इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इससे मतदाता सूची और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी योग्य मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जाए ताकि जनता का विश्वास लोकतंत्र पर बना रहे। देखिए, एसआईआर ये पूर्ण रूप से छलावा है। जिस प्रकार से एसआईआर में चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने के लिए और जो हमारे हालांकि जो भी मतदाता है उसको मतदान का हक मिलना चाहिए। उस दृष्टिकोण से अगर ऐसा किया जाता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एसआईआर में विशेष समुदाय को, विशेष लोगों को लक्ष्य रखता और उन्हें मतदान से वंचित करने का ये जो साजिश, ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एसआईआर को लेकर जारी की गई सूची में कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है तो उसे इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है और हर नागरिक की आवाज सुनी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल संतोष की बात यह है कि चुनाव तुरंत नहीं हो रहे हैं, जिससे सुधार और जांच के लिए समय मिल जाता है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती को गंभीरता से ठीक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का अधिकार न छिने। जो लिस्ट फाइनल जारी हुई है उसमें जिसका नाम नहीं है उसका एक अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। यूपी के लिए कम से कम एक बात की संतुष्टि ये बात है कि चुनाव कल नहीं हो रहा है। और जगह एसआईआर हो रहे थे कि जब चुनाव कगार पे था तब एसआईआर हो रहे थे। हमारे पास तो अभी समय है और इसकी व्यवस्था अगर सही रही, जैसे व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था के आधार पर कोई अगर चाहेगा तो वो चुनौती देना चाहेगा तो वो देगा। और ऐसा भी है कि एसआईआर से हमको कोई कष्ट नहीं है कि एसआईआर हो रहा है और होना चाहिए, हम भी मानते हैं होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता से हो और संवेदनशीलता के साथ हो तो हमें कोई समझ। जो लिस्ट फाइनल जारी हुई है उसमें जिसका नाम नहीं है उसका एक अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। यूपी के लिए कम से कम एक बात की। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने लखनऊ स्थित हजरतगंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गो हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग उठाई है और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया है। संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बहुत ही निंदनीय है और बीजेपी जो कि
सनातनवादी पार्टी कही जाती है, गौ गंगा गायत्री संतों का सम्मान की रक्षा करने वाली पार्टी कही जाती है, और उसके राज्य में गौ मांस का निर्यात बढ़ जाना ये बहुत ही अधिक चिंताजनक विषय है। जब हम बीजेपी की राज में गौ माता का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो फिर किसके? कांग्रेस के राज में 9वें नंबर पे था निर्यात, आज दूसरे नंबर पे पहुंच गया है राष्ट्र का गौ माता का निर्यात। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और हम गौ माता के रक्षा के विषय में और गौ हत्या को मानव वध की श्रेणी में लाया जाए। जैसे मनुष्य की हत्या होती है 302 लगता है, ऐसे गौ माता की कोई हत्या करे तो 302 लगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां श्रद्धालुओं को ले जा रही एक नाव पलटने के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। आपको बता दें, डीआईजी आगरा शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ ही गोताखोरों की टीमें मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उन्होंने कहा कि नाव गहरे कीचड़ में फंस जाने के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आई। पिछले 4 घंटों से नाव को हटाने और नीचे फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। देखिए, घटना के बाद से ही आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं, प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी जो डूबी थी वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी, जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सकें। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो भी मिसिंग है उनको हम लोग लगभग क्या लगा। देखिए, 5 मिसिंग मैंने पूर्व में ही बताया है। 5 लोगों की अभी क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि जो पूरा ग्रुप था उसमें 5 लोग अभी नहीं मिले हैं। तो उसमें से ये भी आशंका है कि उसमें से कुछ लोग इसमें डूब भी सकते हैं, तो उन्हीं का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, यहाँ पे तो आगे गोकुल बराज भी है, तो वो कोई बहुत इशू नहीं था। हाँ, जब तक बोट नहीं निकली थी एक चैलेंज था, बट अभी बेटर इक्विप्ड होके इस चीज़ को जो हमारी टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने प्रोफेशनली इसको हैंडल किया और बोट को बाहर निकाल लिया है। अभी पानी के लेवल से बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड टीमें प्रोफेशनली साउंड है, वो अपना काम सर, हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं क्या स्थिति है? सभी की कंडीशन खतरे के बाहर है। देखिए, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की जाएगी। जो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा में हुए नाव हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया है। इस दर्दनाक घटना में लुधियाना के 3 परिवारों के लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब भी एक लड़की लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। गोताखोर और राहत टीम यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं जिले के उस हैत थाना क्षेत्र में देर रात तक एक दर्दनाक हादसा हो गया। रौता गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार धू धू कर जल उठी। कार में सवार अर्पित भारद्वाज और उनकी पत्नी
मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। अब सीधे लेके चलते हैं आपको देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सबके बीच में आएंगे, मैं उनका भी अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं और डीएवी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है, जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, समाज की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ते हैं, तो न केवल हम अपने चरित्र निर्माण और नैतिकता की सीख को सीखते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होते हैं। साथियों, आज शिक्षा के मंदिरों से लेकर सीमाओं तक आज परिषद विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। और हमारा एबीवीपी एक ऐसा ही संगठन है जो समाज के अंदर आने वाले अनेक प्रकार की चुनौतियां, अनेक प्रकार के कष्ट और राष्ट्र के समक्ष जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं। हमें मिलकर ये छात्र शक्ति को एक संगठित प्रयास करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगाना होगा। और साथियों, ये डीएवी का परिसर केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये उन आदर्शों का प्रतीक भी है जिन्हें समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। और स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो ये संदेश समाज को देते हुए ज्ञान, सत्य और आत्मबल की राह दिखाई थी। उनका मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उसका भी आधार है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकसित भारत के संकल्प को, एक विकसित भारत का संकल्प लेकर लगातार देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक योजना बनाकर उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आज देश बढ़ रहा है।
आज हमारा देश हर क्षेत्र में आज अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। आज मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में हमने आप सबके भविष्य के निर्माण के लिए उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, इसका परिणाम हुआ है कि आज उत्तराखंड के अंदर पिछले 4 सालों में 30,000 से भी अधिक नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग पहले भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते थे और भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार से होती थी इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे, किस प्रकार से नकल को एक उद्योग बना दिया गया था भाइयों बहनों। लेकिन हमारी सरकार। तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।